तो आज हम लोग कक्षा 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप जो है हमारी दुनिया के 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है। अब बात आती है राष्ट्रवाद की। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है, उसके उदय के क्या कारण थे, उस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, फ्रांसीसी क्रांति जब होती है तो उस परिवर्तन का पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ ही जिन इलाकों में जीत मिली वहां के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। कुछ इन चीजों से खुश थे और कुछ इन चीजों में परिवर्तन चाहते थे। तो क्यों? तो आज इन्हीं सब टॉपिकों के बारे हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि देश के लिए वफादारी की भावना, निष्ठा की भावना, देश के लिए अपने प्राण त्यागने की भावना। तो बात आती है कि यूरोप में क्या सचमुच राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, या राष्ट्रवाद का नाम लेकर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए थे जो कि राष्ट्रवाद से थोड़े अलग थे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ यूरोप में ये लगाया जाता है कि निरंकुशवाद का विरोध, और दूसरा ऐसा शासन जो कि नागरिकों का शासन हो, उसमें अंकुश ना हो और नागरिकों का जीवन अच्छा हो। तो लिखते हैं सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के लिए समर्पण की भावना। अगर एक लाइन में समझा जाए तो देश के लिए समर्पण की भावना। पर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या अर्थ था? राजा के निरंकुशवाद का अंत, और दूसरा एक ऐसा समय जहां पे आम नागरिकों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं कि नागरिकों का शासन। अब बात आता है कि निरंकुशवाद है क्या। तो निरंकुशवाद का सीधा सीधा मतलब ये लगा सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए अगर सरकार कुछ नियम लागू करती है तो उस नियम को क्यों लागू किया गया, उसके पीछे जनता की क्या भलाई थी, इन सब चीजों के प्रति सरकार जवाबदेही नहीं होगी। एक तरीके से दमनकारी शासन व्यवस्था या फिर सैन्य व्यवस्था। तो निरंकुशवाद का अर्थ है दमनकारी शासन व्यवस्था। जहां पे जनता का ना सुना जाए। अब बात आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली ऐसी जो पहली घटना थी वो थी फ्रांस की बास्तिल की क्रांति। यानी बास्तिल की क्रांति नहीं कह सकते हैं, बास्तिल के किले पर जो हमला किया गया था आम नागरिकों द्वारा। अब हमला क्यों किया गया था तो क्लास 9 में आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में शॉर्ट में कुछ बता देती हूँ। तो हुआ कुछ ये था कि फ्रांस में
लुई 16 नाम का एक राजा गद्दी पर बैठा। तो जब वो गद्दी पर बैठता है तो क्या देखता है कि उसके राजकोष में ज्यादा पैसा है ही नहीं। इसके अलावा अमेरिका का साथ देकर उसने ब्रिटेन के खिलाफ एक युद्ध में उसका हेल्प किया था। तो इस दौरान क्या हुआ, सैनिकों का रख रखाव करना है और उनके शस्त्र हो गए, औजार हो गए, इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। तो उसने काफी पैसा उसमें लगाया, इतना पैसा लगाया कि उस पर कर्ज पड़ गया। अब जो भी कर्जदाता थे वो 10% कर के साथ अपने पैसों की मांग कर रहे थे। राजा कैसे चुकाए, इसके अलावा महल का भी उसको शान शौकत बरकरार रखना था। तो उसने कर का जो संख्या था, कर का जो नंबर था, उसका जो परसेंटेज था, उसको और बढ़ा दिया। अब यहां एक और ट्विस्ट है कि कर जो था वो जनता, सारी जनता नहीं देती थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो फ्रांस में जो जनता थी वो 3 स्टेटस में विभाजित थी, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीयक। तो प्राथमिक स्टेटस में बहुत बड़े लोग आते थे, पादरी वगैरह आते थे। सेकंड में कुलीन आते थे और जो थर्ड वर्ग था वो जनसाधारण और किसानों का वर्ग था। तो कर जो था वो इन्हीं लोगों से वसूला जाता था। एक तो जनसाधारण, ज्यादा कमाई नहीं, ऊपर से इन पे करों का बोझ। उसके बाद क्या होता है, अकाल पड़ता है, महामंदी आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। इसके बाद भी जो राजा रहता है वो कर में कमी नहीं करता है। इससे जनता परेशान है। उसके अलावा उसने और भी बहुत सारे कर लगाए थे, टाइल, ये सब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद आ रहा होगा। टाइल वाले जो कर लगाए थे, इससे जनसाधारण बहुत त्रस्त थी। तो इन सबों ने मिलकर एक दिन बास्तिल के किले पे, बास्तिल का किला पे कौन रहता था, राजा रहता था। तो वहां पर ये लोग गए, इन्होंने आक्रमण किया, कैदी छुड़वा लिए और जो राजा था उसको पकड़ लिया गया, उसको फांसी दे दी गई। तो ये रहता है फ्रांस की क्रांति। तो इस तरीके से फ्रांस में जो राजवंशी, जो राजा का शासन रहता है वो खत्म होता है। अब क्या करें, अब एक ऐसा समूह बनता है जिसका नाम रहता है नेशनल असेंबली। वो आगे के टॉपिक में है, उसे हम लोग जानते हैं। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों हुई, तो इसके 2 रीजन थे जो आप लोग जान चुके हैं। उदय के कारण, तो पहले टॉपिक में ही मैंने दोनों जो पॉइंट्स थे वो कवर कर दिए। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जब फ्रांस में राजा का शासन खत्म कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। या फिर किस तरह के परिवर्तन के सपने दिखाए जाते हैं आम जनता को। जनता राजा के शासन से त्रस्त थी। वो चाहती थी कि हमें समान अधिकार मिले, संपत्ति पे अधिकार मिले, पितृभूमि पे अधिकार मिले, हमें नागरिकता दी जाए, हमें इस देश के नागरिक हैं, इस क्षेत्र के नागरिक हैं, उसकी नागरिकता दी जाए। तो एक समूह बनता है जिसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया जाता है, जिसमें कुछ सक्रिय नागरिक जो थोड़े बुद्धिजीवी रहते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके साथ ही लोगों को सपने दिखाए जाते हैं। पहली तो नागरिकता, जो कि मैंने बताई। सबसे पहले नेशनल असेंबली की स्थापना। पहला क्या कहा गया था कि सबों को समान अधिकार मिलेगा। पितृभूमि पर पिता के अगले वंश का अधिकार रहेगा।
उनको इस क्षेत्र का नागरिक माना जाएगा। तो एक तरीके से उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो जनसाधारण वर्ग इन सभी चीजों के लालच में आकर इस नेशनल असेंबली को सपोर्ट करने लगते हैं। अब नेशनल असेंबली क्या क्या काम करती है? सबसे पहला तो जो फ्रांस का राजा का झंडा था उसको मान्यता से हटा दिया जाता है और फ्रांस में एक तिरंगे झंडे को लाया जाता है और उसे ही फ्रांस का एक तरीके से नेशनल फ्लैग कह सकते हैं उस समय के, उसे मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो फ्रांस में तिरंगे झंडे का निर्माण उसके बाद अब लोग हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना डालनी है ताकि वो नेशनल असेंबली को सपोर्ट करे या यूं कहे कि अपने देश को सपोर्ट करें। तो इसके लिए मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारी स्तुतियां रची जाती है। स्तुतियां यानी कि वहां का कुछ गीत हो गया या ऐसी चीजें जिससे लोग मोटिवेट हों और अपने देश को सपोर्ट करें। स्तुति रची जाती है, शपथें ली जाती हैं। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। तो परिवर्तन में क्या क्या हुआ? नेशनल असेंबली की स्थापना, समान अधिकार की बात रखी गई थी, पितृभूमि पर अधिकार, नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी, नया तिरंगा झंडा बनाया गया था, स्तुति ली गई, शपथें लिया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी गई। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सारी फ्रांस की है, पेरिस की है। अभी हम लोग यूरोप तक नहीं पहुंचे हैं। अब बात आता है कि फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में कैसे फैली। तो जिस तरीके से फ्रांस में, पेरिस में लुई 16 का शासन था, उस तरीके से यूरोप के अलग अलग भागों में अलग अलग साम्राज्यों, अलग अलग राजाओं का शासन था। तो हर जगह निरंकुशवाद तो चलता ही आ रहा था। तो जैसे ही फ्रांस की क्रांति का जो भी बात था वो अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचा, तो बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, बुद्धिजीवी क्या होता है? जिनके पास, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन चीजें सही है और कौन चीजें गलत हैं। तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र के राजाओं के या फिर कह सकते हैं निरंकुशवाद के खिलाफ कुछ कुछ पार्टी की रचना की। अब उन पार्टी का क्या नाम था? जैकोबिन क्लब।
इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किन्होंने किया? युवा वर्ग के लोगों ने, जो कि उस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो बहुत सारे छात्र, शिक्षित लोग और बुद्धिजीवी लोगों ने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड। तो हो क्या रहा है, राजाओं के ही विरुद्ध या फिर उनकी सत्ता, उनके शासन के विरुद्ध ही अंदर अंदर क्या चल रहा है, जनता में बातचीत चल रही है, बहस चल रही है। तो इसका फायदा उठाकर जो फ्रेंच सेना थी उन राज्यों में घुस जाती है और वहां पर भी निरंकुशवाद का अंत करती है। राजा का जो शासन होता है, राजतंत्र, उसका अंत कर देती है। तो इस तरीके से संपूर्ण यूरोप में एक राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार होता है। वो राष्ट्रवाद की भावना क्या थी? निरंकुशवाद का अंत और नागरिकों का शासन। हम लोग अब यहां पे लिख दिया जाए, जैकोबिन क्लब की स्थापना छात्रों, युवा और बुद्धिजीवी का समर्थन। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड पर फ्रेंच सेना का आक्रमण। और राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार। ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। जीते इलाकों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं। मिली जुली प्रतिक्रिया मतलब सबसे पहले तो जब फ्रेंच सेना जब प्रवेश करती है इन इलाकों में, तो लोग बहुत खुश होते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं कि अब स्वतंत्रता आएगी, अब नागरिकों का शासन चलेगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि यही लोग बाद में इन्हें शक की दृष्टि से देखते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो खिलाफ भी हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो जीते गए इलाकों में जब पहले राजतंत्र था, तो हम लोग और थोड़ा पीछे जाते हैं जब नेपोलियन का शासन था। तो नेपोलियन ने 1804 में अपनी एक नागरिक संहिता बनाई थी। उस नागरिक संहिता के अंतर्गत जितने भी जन्म आधारित विशेषाधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे। जो भी भूदासत्व प्रथा थी, यानी कि भूमि पर दास बना के रखना और उन्हें बिना वेतन दिए काम कराना, ये सारी व्यवस्था उसने समाप्त की थी। और बहुत सारी ऐसे लिबरल चीजें की थी उन्होंने कि लोग का जो जीवन था वो थोड़ा अच्छा हो गया था। संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था और कानून के नजर में सब कुछ समान है, सब कोई समान है, ऐसा भी उन्होंने लागू किया था। उसके बाद जब ये जो फ्रेंच सेना आती है, इन्होंने यहाँ पे ऐसा बताया कि हम अब क्या होगा, स्वतंत्रता हो जाएगी।
लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो नागरिक थे उनको जबरन फोर्स किया गया कि आप लोग क्या करो, हमारे सेना में भर्ती हो जाओ, ताकि सेना की संख्या बढ़े और यूरोप के अलग अलग देशों में हम लोग क्या करें, अपना अधिकार स्थापित कर लें। ये पहली चीज। दूसरा क्या था, कर बढ़ा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट सेंसरशिप भी स्थापित कर दी। तो ये तो सिर्फ नाम की स्वतंत्रता हुई ना। कुछ चीजें जो नेपोलियन ने स्थापित की थी उन चीजों को हटाकर इन्होंने अपनी व्यवस्था थोपनी स्टार्ट कर ली, तो लोग इन्हें शक की दृष्टि से देखने लगे। पॉइंट नोट कर लेते हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया यानी कि पहले सहमति, फिर असहमति, क्यों? तो अब नेपोलियन वाले चीज पे चलते हैं हम लोग। नेपोलियन की 1806 की नागरिक संहिता क्या कहती थी? समान अधिकार, और कानून की नजर में सब बराबर, विशेषाधिकार की समाप्ति, ठीक है। अब जब फ्रेंच सेना आती है तो क्या होता है, आगे लिख लेते हैं। फ्रेंच सेना का वर्चस्व, पहला सेंसरशिप, दूसरा सेना में जबरन भर्ती, और तीसरा कर बढ़ाना। तो इन सभी कारणों से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। सेंसरशिप, सेना में जबरन भर्ती और कर बढ़ाना। तो आज हम लोगों का चैप्टर 1 का जो पार्ट 1 है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये खत्म होता है। और इसके जो अगले पार्ट हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। तो जितना आसान लगता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ बहुत ही आसानी तरीके से हो गया, लेकिन ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं थी। बात ये था कि यूरोप के जो अलग अलग क्षेत्र थे वो कभी एक दूसरे को समान मानते ही नहीं थे। जैसा कि सामूहिक पहचान की भावना, जैसे नागरिक की भावना, जो कि सबसे पहला वाला टॉपिक में था, उसके तहत लोग जो थे एक दूसरे को अपने बराबर मानते ही नहीं थे। सभी सामूहिक पहचान को नहीं मानते थे। एग्जाम्पल के लिए सुनेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर
हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य है तो उसके साम्राज्य में क्या होना चाहिए, सबों की सेम भाषा होनी चाहिए, सबों के सेम विचार होने चाहिए और सबों का सेम क्षेत्र का भावना होना चाहिए कि ये क्षेत्र हमारा है। लेकिन वैसा नहीं था। जैसे कि हैब्सबर्ग का लॉम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा बोलते थे लोग, और हैब्सबर्ग के साम्राज्य के दूसरे क्षेत्र में जो कुलीन वर्ग रहते थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। तो अलग अलग क्षेत्र, एक ही क्षेत्र के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितना ज्यादा डिफरेंस था। अब उनको एक संस्था में लेकर आना, एक समूह में लेकर आना, एक पहचान विकसित करना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये कैसे किया गया, ये हम लोग अगले क्लास में जानेंगे।